नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में 25 सितंबर 2021 को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारी की समीक्षा। हिमाचल में शहरी विकास विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को किया आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस ने कुल्लू जिले में दंपति पर हुए जानलेवा हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में आयोजित दिशा बैठक में अधिकारियों को अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में 25 सितंबर 2021 को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारी की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल शिमला में इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस दौरान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसी प्रकार जिला मुख्यालय, उपमंडल, खंड, पंचायत और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुछ लाभार्थियों को राशन बैग भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में 25 सितंबर 2021 को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारी की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी एक स्थान से समारोह में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जिन खंडों में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, वहां समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर के सभी प्रमुख स्थानों पर 140 LED स्क्रीन स्थापित की जाएगी, ताकि लोग राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देख सके और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। जिला, उपमंडल, खंड, पंचायत और उचित मूल्य की दुकान स्तर पर भी इस कार्यक्रम का प्रसार वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7,18,000 से अधिक राशन कार्ड धारक शामिल हैं, जो लगभग 29 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रहा है, जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य योजना के लाभार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि एनएफएसए परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले साल केंद्र द्वारा शुरू की गई इस विशेष योजना के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी जयंती है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि विशेष रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की प्रगति की निरंतर निगरानी करने के लिए कहा, ताकि नवंबर 2021 के अंत तक 100% लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी तक 23,10,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। बैठक में बिलासपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने इस कल्याणकारी योजना को आरंभ करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य में इसे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। आज का महत्वपूर्ण विषय ये था इस बैठक का, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है विधायकों के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे देश भर में चल रही है, उसके अंतर्गत
हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 29 लाख लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं। और इस योजना का जब शुभारंभ हुआ था तो उसके बाद जब ये सारा काम चल रहा था आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों जो लाभार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा था। और उसी तर्ज पर हम हिमाचल प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में अंतर इस प्रकार से है कि हमारे केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री, जिनके पास फूड का महकमा भी है, पीयूष गोयल जी 25 तारीख को शिमला आ रहे हैं। और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक के रूप में जिनको जाना जाता है। उस दिन हम इस कार्यक्रम को पीटर हॉक में करेंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग 140 LED लगेंगी पूरे प्रदेश भर में। सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ में जितनी भी हमारी जो PDS शॉप्स हैं, वहाँ फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप पे, वहाँ पर भी इसका सीधा प्रसारण जो है हम करेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल में शहरी विकास विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री के साथ विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूल खोलने के संबंध में कहा कि आगामी 25 सितंबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यकीनन स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। हालांकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट बढ़ रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा बच्चों के अभिभावक भी अब स्कूल खोलने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आगामी 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बरसात के दौरान हुए नुकसान को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून बीत जाने के बाद ही नुकसान का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। बरसात समाप्त होती है, उसके बाद एक असेसमेंट होती है, सेंटर की टीम भी विजिट करती है और हम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजे के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो आकलन करें, असेसमेंट करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। और उसके साथ साथ में जब वो टीम केंद्र से आएगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उस असेसमेंट के आधार पर हम केंद्र को जो आकलन होगा असेसमेंट का उसको भेजेंगे और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल की, और उसके साथ साथ में इस बरसात के कारण जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो है प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए केंद्र उचित मदद हमारी करे। बहुत ज्यादा संतोषजनक जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि कभी घटते हैं कभी बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेज आ रहे हैं, नंबर ज्यादा नहीं ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी तक भी इस तरह से 25 तारीख तक हमने कहा रुकने के लिए और 25 को कैबिनेट में निर्णय ले लिया जाएगा। और बच्चों का भविष्य है और भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल भेजना चाहिए। और मैं समझता हूं बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ उसका, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो तैयारी रखें कि अब आने वाले समय में स्कूल खोलने की जो संभावना बनेगी उसके अनुरूप हम काम कर सकें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए दलित हत्याकांड का मामला गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने कुल्लू में दलित व्यक्ति की हत्या व उनकी पत्नी पर किए गए जानलेवा हमले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राजधानी शिमला के रिज मैदान स्थित
महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक जांच की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस हमले में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान परसराम की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजधानी शिमला में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में दलितों पर हो रहे हमलों व अत्याचारों के विरोध में रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में दलितों पर हो रहे हमले बहुत ही चिंता की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों को सरकार का पूरा संरक्षण है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल पर सत्ता से जुड़े कुछ लोगों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमला किया गया। उन दोषियों पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राठौर ने कहा कि इसी तरह कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व प्रधान परसराम और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में गंभीर तौर पर घायल परसराम का निधन हो गया, जबकि उनकी पत्नी नीरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है और अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। राठौर ने कहा कि आज इस संदर्भ में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें कुल्लू में हुए इस दलित दंपति पर हमले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। राठौर ने सरकार से इस परिवार को सरकारी नौकरी देने व उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। राठौर ने कहा कि बुधवार को पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला अध्यक्षों व सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से राज्यपाल को इस संदर्भ में ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी सरकार इस हमले की न्यायिक जांच से भागती है तो आगे की रणनीति फिर से तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कुल्लू में कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या हुई परसराम जी की। वो वहाँ प्रधान रहे हैं पंचायत के, उनकी पत्नी यमा देवी भी प्रधान रही हैं। वो दोनों जो है कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने उन पर हमला किया। परसराम जी की चंडीगढ़ पीजीआई में मृत्यु होगी और उनकी जो पत्नी है वो अभी नीरचौक मेडिकल अस्पताल में उपचाराधीन है। बाद हम लोग गवर्नर हाउस जाएंगे और राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है, उन्हें हम जो ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में हमारी यही मांग है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को दबाया जा रहा है। क्योंकि परिवार का जो सदस्य था, मुखिया था, उनकी हत्या हो गई है। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। हमने ये भी हम मांग करने जा रहे हैं कि उनके परिवार से उनके 2 पुत्र हैं, कम से कम एक पुत्र को जो है सरकारी नौकरी जो है दी जाए। और कल पूरे हिमाचल में जिला स्तर पर जो है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को जो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी इकाइयाँ हैं वो ज्ञापन सौंपेंगी। शिमला के बचत भवन में दिशा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस बैठक में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ 20 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में राकेश सिंघा, महापौर शिमला सत्या कौंडल के अलावा 29 विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अपने कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने कामों की प्रगति को लेकर सभी अधिकारियों को कार्यों में गति बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने 2017-18 के 10 ऐसे कामों पर सवाल उठाए जिसमें काम शुरू नहीं हुआ। कई काम 2013-14 के भी अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य जो चल रहे हैं उसमें सभी कागजात अफसर साथ लाएं। इस दौरान संधू लंबीदार कॉम्बरमेर नाला शिमला में चल रहे काम पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति को तेज करने के आदेश जारी हुए। बैठक में अफसरों द्वारा बताया गया कि कई ठेकेदार की कुर्की हो गई है और उन्हें बदला जा रहा है। बैठक में खतरनाक पेड़ों को जल्द हटाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने अपना ब्यौरा रखा। बैठक में कृषि विभाग ने भी अपने कामों से अवगत करवाया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि को लेकर राष्ट्रीय स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, जिससे जिला शिमला के कृषकों को लाभ पहुंच सके। कश्यप ने कहा कि फसल बीमा का पूर्ण लाभ मिले, इसकी योजना बननी चाहिए। दिशा की बैठक और लंबे समय के बाद, क्योंकि कोविड के कारण हमारी ये बैठक नहीं हो पाई थी, आज हमने एक्चुअल माध्यम से इस बैठक को रखा, जिसमें कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग और किस प्रकार से काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं,
लगभग 58 ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और ऐसी स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। और क्वार्टरली हम उनकी बैठकें करके उनकी प्रोग्रेस के बारे में फीडबैक लेते हैं और उसमें जहां पर जो भी सुधार करने की आवश्यकता है उस प्रकार के दिशा निर्देश सभी विभागों को दिए जाते हैं। तो आज भी हमारी ये बैठक है जिसमें कि हमारे PWD डिपार्टमेंट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा IPH है और अनेकों ऐसे विभाग उनकी जो केंद्र प्रायोजित योजना है उनका हमने फीडबैक लिया। मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के बावजूद भी अच्छी प्रोग्रेस हमारी है, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विशेष रूप से PWD विभाग उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे लंबे समय से 2013-14 से लंबित पड़े हैं, उनकी हमने जानकारी भी मांगी है और उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा हम करें ऐसे दिशा निर्देश PWD विभाग को दिए गए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन और हमारा जो जल शक्ति विभाग है अच्छा काम कर रहा है। 2024 तक लक्ष्य रखा गया कि हर घर में नल हो, नल में जल हो। हम उसमें उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। और विशेष रूप से इलेक्ट्रिसिटी विभाग जिसमें कि हम देखते हैं शिमला का जो हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, विशेष रूप से पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सर्दी के समय में बर्फबारी के कारण काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग को कहा गया कि आप अभी से तैयारी करें ताकि सर्दी के समय में किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ना आए। बाकी अन्य विभागों को भी हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारी जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से और क्वालिटी का ध्यान रखते हुए उनको हम पूर्ण करें। देखिए, हाँ, फसल बीमा को लेकर भी हमारे किसान भाइयों को अगर उनकी फसल का किसी प्रकार से नुकसान हो जाए तो उसका उनको फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले। इसके साथ साथ हमने कृषि विभाग से आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रेरित करें कि वो फसलों का बीमा कराएं ताकि जब उनकी फसलों का नुकसान हो जाता है उस समय में उनको मुआवजा मिल सके। तो उस दृष्टि से भी हमने कृषि विभाग को ऐसे दिशा निर्देश दिए। देखिए, ऐसी कुछ समस्याएं हमारे ध्यान में आई हैं और हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जो भी ऐसे स्पोर्ट्स हों या ऐसे जो कि लाइफ डेंजर जिससे हो उसको चिन्हित करके और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है और उनको हटाने का जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए लाइफ थ्रेटनिंग जितने भी ऐसे ट्रीज हैं उनको हटाया जाए। शिमला के IGMC अस्पताल में सोमवार को 7 माह के बच्चे की मौत के बाद अब अस्पताल प्रशासन जांच में जुट गया है। अस्पताल के MS डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बीते दिन अस्पताल में 7 माह के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे और अब इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया मृत शरीर का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और जांच के लिए सैंपल जुनका लैब भेजे गए हैं। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मौत किन कारणों से हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हर रोज सैकड़ों मरीज आते हैं और डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है और उनकी जान बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इलाज के प्रति अगर सकारात्मक प्रभाव उसमें होते हैं तो वो व्यक्ति ठीक होते हैं कि परंतु बहुत बार जो है वो इलाज जो है वो शरीर जो उस तरीके से इलाज के प्रति सकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं दिखाता है और वैसी स्थिति में लोगों की मृत्यु होती है। हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा पीडियाट्रिक्स विभाग है, इस विभाग में अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाके देखें तो 14 बच्चे जो हैं वो लगभग वेंटिलेटर पर यहाँ पर हैं। तो गंभीरतम मरीजों को हम लोग यहाँ पर इलाज मुहैया करवाते हैं और वैसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि सब लोगों की जान बचा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। शिमला जिले के रोहडू के चिड़गांव क्षेत्र से यहाँ पर भर्ती किए गए थे। इनको निमोनिया की शिकायत थी जिसके चलते बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है। प्रथम दृष्टि में जो हमें जो जानकारी मिली है, छोटे बच्चों में एक कंडीशन देखी जाती है जिसको SID कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ। बहुत बार हम सब लोगों ने ये सुना होगा कि एकाएक बच्चे की मृत्यु होगी, रात में सोए थे सुबह उठे नहीं। तो इस तरह की जो सडन डेथ होने की संभावना होती है वो छोटे बच्चों में अधिक रहती है। तो जो जानकारी प्रथम दृष्टया में हम जुटा पाए हैं उस जानकारी के आधार पर हमें ये आभास होता है कि शायद एस्पिरेशन जिसको कहा जाता है कि छोटे बच्चे या बड़े भी कई बार नशे की हालत में उल्टी लेते हैं या उल्टी का रिगर्जिटेशन जो खाने का मटेरियल है उसका होता है और वो सांस की नाली में जाता है। तो वैसी स्थिति में लोगों की जान जाती है। तो देख रेख कर रहे चिकित्सकों के द्वारा जताई गई है, परंतु प्रामाणिकता के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ की उप प्रधान सुदर्शना कुमारी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार को चेताया गया है कि यदि सरकार आरएंडपी रूल्स के आधार पर फीमेल हेल्थ वर्कर के पदों पर अगर प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर को तैनाती नहीं दे सकती तो जगह जगह खोले गए इन प्रशिक्षण संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करें। सुदर्शना कुमारी ने कहा कि उक्त 205 पदों पर भर्ती व पदोन्नति नियमों के आधार पर सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर की तैनाती नहीं की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ की उप प्रधान सुदर्शना कुमारी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वर्ष 2018 में स्वास्थ्य विभाग के तहत 205 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को ताक पर रखकर फीमेल हेल्थ वर्कर अभ्यर्थियों के साथ साथ जीएनएम व बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के आवेदन भी स्वीकार किए। उन्होंने दावा किया कि बीते 15 सितंबर को घोषित किए परिणाम में 95% अभ्यर्थी जीएनएम व बीएससी नर्सिंग के ही उत्तीर्ण हुए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ की उप प्रधान ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स की संख्या 6000 है, जो सारी महिलाएं इन दिनों बेरोजगार हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह पैरामेडिकल स्टाफ को 50% बैच वाइज रखा जा रहा है, उसी तरह एनएम महिलाओं को भी 50% बैच वाइज रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि 2012 प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स को रखना शुरू किया था, लेकिन अभी तक हमारे लिए सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि वह आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि आरएंडपी रूल्स के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर की तैनाती की जाए। हमारी सरकार से डिमांड है कि जैसे उन्होंने पूरा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को 50% बैच वाइज कर दिया है, वैसे हमें भी 50% बैच वाइज होना चाहिए। जो हिमाचल का वो खिताब लेके बैठे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन में उनको नंबर 1 खिताब मिला है, वो सारा खिताब जो है वो एएनएम की बदौलत मिला है। सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है कोविड वैक्सीनेशन जो है वो एएनएम करती है, तो एएनएम ने कर रखा है। तो अब वो इतनी वाहवाही लेने के बाद एएनएम की पोस्ट जीएनएम बीएससी को दे देंगे तो वो तो गलत सरासर एएनएम के साथ नाइंसाफी है। जो हम कर्मचारी हैं, हम बेरोजगार हैं, हम कर्मचारी नहीं हैं। जो हमारे कर्मचारी है जो फील्ड वर्क करते हैं उनकी संख्या के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन 3-4 हज़ार तक वो कर्मचारी रहेंगे। हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम जो है वो अनशन पर बैठेंगे। हम कल से अनशन पर बैठ रहे हैं। हमारा तो सबसे पहले सचिवालय का रहेगा और डायरेक्ट ऑफिस रहेगा और सीएम रेजिडेंस रहेगा। अगर हमारे को इन तीनों जगह में नहीं बिठाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं जगहों पर बैठें। आईएनपीएच वर्कर यूनियन संबंधित सीटों के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय टूटीकंडी शिमला पर मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जल शक्ति विभाग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, गुम्मा वाटर सप्लाई व शिमला जल प्रबंधन निगम के आउटसोर्स कर्मियों ने भाग लिया। यूनियन ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आउटसोर्स कर्मियों को नियमित न किया गया, उनके लिए नीति न बनाई, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित न किया और उनके 8 घंटे से ज्यादा कार्य लेना बंद न किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर हजारों मजदूर जो है आईपीएच के दायरे में काम कर रहे हैं और आज जो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उसमें आईपीएच विभाग के अंदर ही सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन शोषण इतना ज़्यादा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इन मजदूरों को 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपया, 4500 रुपया वेतन दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने घोषित कर रखा है कि 9000 रुपया न्यूनतम वेतन होगा, वो भी केवल 8 घंटों का। इन मजदूरों से 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है और सुबह से लेकर शाम तक बंधुआ मजदूर की तरह इनकी स्थिति है। कई तरह का मल्टीपर्पज़ टाइप वर्क जो इनसे लिया जाता है और चाहे वो फिटर है, चाहे वो पंप ऑपरेटर है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो फील्ड का आदमी है या बेलदार है, कोई भी है, उसके लिए जो न्यूनतम वेतन से लेकर जो तमाम श्रम कानून हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन बहुत कम 3 और 4 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, वो भी 4-4, 5-5 महीने के बाद मिलता है, वो भी आधा अधूरा मिलता है। किसी 1 महीने का देंगे, 4 महीने के बाद वो भी आधा अधूरा वेतन देंगे। और इसके साथ साथ जो तरह तरह के श्रम कानून हैं, हफ्ते की छुट्टी तक, साप्ताहिक अवकाश तक जो इन मजदूरों को नहीं मिलता है। इसके सिवाय चाहे वो अर्नड लीव है, कैजुअल लीव है या इसके साथ साथ मेडिकल की छुट्टियाँ हैं
या त्यौहार की छुट्टियां हैं या नेशनल हॉलीडेज़ हैं, ये तमाम सुविधाएं इन मज़दूरों को नहीं मिल रही हैं। और इसके साथ जो प्रोविडेंट फंड का जो इनका पैसा काटा जा रहा है उसमें बहुत सारा घपलेबाजी है, बहुत सारी उसमें एनोमली है, बहुत सारी उसमें दिक्कत है। ये कोई मालूम नहीं चल रहा है कि जो पैसा इनसे काटा जा रहा है वो वाकई में EPFO के खाते में भी जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक कोई पारदर्शिता नहीं है। ESI की स्कीम जो पूरे देश के अंदर और हिमाचल के अंदर मेडिकल स्कीम के रूप में लागू है, वो ESI का पैसा तो इन मज़दूरों से काटा जाता है, लेकिन स्कीम का कोई फ़ायदा इनको दिया नहीं जाता है। इनके कार्ड तक नहीं बने हैं, इनको उसमें जोड़ा नहीं गया, इनके परिवार को उसमें एनरोल नहीं किया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। छोटे छोटे ठेकेदार हैं जो छोटी छोटी स्कीमें वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन मज़दूरों को ना छुट्टियाँ मिलती हैं, ना इनको 9,000 रुपया न्यूनतम वेतन मिलता है, ना 8 घंटे की ड्यूटी इनके लिए है, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। ओवर टाइम का जो काम करते हैं उसका ओवर टाइम का वेतन नहीं मिलता है, हफ्ते की छुट्टी तक नहीं मिलती है। ये बंधुआ मजदूरी है। ये एक तरह से जो स्थिति आज से 150 साल पहले थी दुनिया के अंदर, सन 1886 से पहले, ये बंधुआ मजदूरों जैसी जो स्थिति आज बनाई है इन मजदूरों की, उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में स्वच्छता को और सुदृढ़ करने के लिए शिमला शहर में 5 जगहों पर स्वच्छ ATM मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें बोतलें डालने पर शहरवासी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इन मशीनों को लगे काफी समय हो चुका है और ये मशीनें अभी तक सुचारू नहीं हुई है। ऐसे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इन्हें सुचारू करने में देरी हुई है, लेकिन अब 1 हफ्ते के अंदर ही इन मशीनों को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। शहरवासी प्लास्टिक, कांच और टीन की खाली पड़ी बेकार बोतलों से भी अब पैसा कमा सकेंगे। वहीं शहर में जगह जगह बोतलें भी अब देखने को नहीं मिलेगी। इससे शहर भी साफ सुथरा होगा, तो वहीं लोगों की भी आमदनी होगी। लोगों को सिर्फ यह बोतलें स्वच्छ ATM में डालनी होगी। इसके बाद तुरंत ही इनका पैसा लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। नगर निगम शिमला ने शहर में 5 स्वच्छ ATM लगाए हैं। यह जानकारी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी चेतन चौहान ने दी। उन्होंने कहा, सबसे पहले लोगों को अपना मोबाइल नंबर इस मशीन में डालना होगा, फिर बोतलें मशीन में डाली जाएंगी। इसके बाद इसका पैसा ऐप के जरिए लोगों को मिल जाएगा। लोग ऐप से इस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे रिचार्ज या बिल भुगतान भी कर सकेंगे। कांच की बोतल डालने पर 3 रुपए, जबकि प्लास्टिक और टीन की बोतल डालने पर 2 रुपए मिलेंगे। नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में पार्किंग, सड़कों समेत काफी जगहों पर खाली बोतलें बिखरी रहती हैं। मशीनें सुचारू होने से लोग यह बोतलें बेकार फेंकने की बजाय मशीन में डाल सकेंगे। इसके अलावा कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी भी बोतलें इकट्ठा कर कमाई कर सकेंगे। मशीनों की बात की है, ये 5 मशीनें हैं इस तरह से, जो कि एक आपके मॉल रोड के ऊपर लगी है, एक संजौली के लिए रखी है, एक IGMC के बाहर रखी है, एक समर हिल यूनिवर्सिटी कैंपस में रखी जाएगी, और एक जो है टूटू मजियाट के वार्ड के लिए भी रखी है, और एक नीचे बस स्टैंड के लिए हमने ये मशीन रखी है। इस मशीन में जो है आप जितने भी आपकी कांच की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, या फिर कोका कोला के कैंस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स के जो कैंस होते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। जिसका आपको कांच की बोतल के 3 रुपये, प्लास्टिक की बोतल के 2 रुपये और कैन का 1 रुपया डिजिटल मनी में आपको मिलेगा। आप इसमें स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और किस तरह का आप ट्रैश उसमें डाल रहे हैं वो आप उसमें डालेंगे, और जैसे ही मशीन अपना जो एंटर जहाँ से आपने बोतल डालनी है वो आप उसका कवर खोलेगी, आप अपना वहाँ से वेस्ट उसमें डालेंगे, और आपका वो जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर डिजिटल मनी है वो आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल पे आ जाएगी। और ये काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे ट्रायल प्रोजेक्ट पे रखा था, लेकिन कोरोना के कारणवश, क्योंकि ये टीम्स जो हमारी है, लोग जो ये इसको लगा रहे हैं, इकोमैक्स कंपनी जो इसको लगा रही है वो पूना बेस्ड कंपनी है, और कोरोना के चलते पहले का काफ़ी टाइम, ये लंबे समय ये मशीनें जो हैं बीच ही रास्ते में खड़ी रही काफ़ी टाइम मेरठ में। उसके बाद यहाँ पे पहुँची, उसके बाद फिर से कोरोना का दौर शुरू हुआ, फिर से यहाँ पे क्वारंटीन काफ़ी वो हुआ इसमें। तो अब बहुत जल्दी इन मशीनों को 1 हफ्ते से 10 दिन में इनको शुरू कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र शिमला द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 के सेशन की एडमिशन तिथि को 23 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और PG डिप्लोमा कोर्स शामिल है। वहीं संस्थान द्वारा MBA कोर्स भी शुरू किया गया है, जिसमें प्रवेश लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र कुमार यादव ने दी।
कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा प्रणाली काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच सभी शिक्षण संस्थान पिछले काफी समय से बंद रखे गए थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया था। हालांकि इस संकट काल में ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा गया था। कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 के सेशन के एडमिशन डेट को बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रह सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर जोगिंदर कुमार यादव ने बताया कि जुलाई 2021 सेशन के एडमिशन डेट को अब 23 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के प्रोग्राम शामिल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इग्नू संस्थान द्वारा एमबीए का नया प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें विद्यार्थी बिना एंट्रांस के दाखिला ले सकेंगे, बशर्ते विद्यार्थी के ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एमबीए में एडमिशन के लिए इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ने जो जुलाई 2021 सेशन चल रहा है, इसकी एडमिशन के लिए अभी फिर एक बार जो है वो डेट बढ़ा दी है, ताकि जो स्टूडेंट अभी तक इग्नू में एडमिशन नहीं ले पाए हैं वे एडमिशन ले सकें। और ये डेट जो है वो 23 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम ही इसमें रहेंगे। इसके साथ ही जो एमबीए, इग्नू का नया एमबीए प्रोग्राम जो शुरू किया है इग्नू ने, उसमें रिवाइज प्रोग्राम है ये, और इसमें इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो इसका एग्जेम्प्ट कर दिया है। बिना एंट्रेंस से अब इग्नू में जो एमबीए है वो स्टूडेंट कर सकेंगे। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 50% जो है वो मार्क्स स्टूडेंट के ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से की होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 50% मार्क्स रखे गए हैं, और जो आरक्षित वर्ग के लिए जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 45% जो है वो मार्क्स रखे गए हैं। तो ये जो इग्नू से एमबीए के लिए अब जो एमबीए करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इग्नू ये और ये दो जो प्रोग्राम है एमबीए, ये AICTE द्वारा जो है अप्रूव्ड प्रोग्राम है। 2 साल का प्रोग्राम है और इसमें आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास ये अंक जो निर्धारित किए गए हैं ये उनके पास होने चाहिए। और ज़्यादा जानकारी जो है वो इग्नू की वेबसाइट पर जो है वो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी अवेलेबल है, और प्रोस्पेक्टस जो है वो इग्नू की वेबसाइट पर है, वहाँ से ज़्यादा जानकारी जो है वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम के लिए एमबीए के लिए जो है वो लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 30 सितंबर 2021 निश्चित की गई है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।